Hello students, how are you? Welcome back in my physics class. Students, today I will start your new chapter, that is the laws of motion. Students, laws of motion शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का स्मॉल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इस चैप्टर में शुरुआत में हम लोग फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, इसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एटसेट्रा चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। और आज का लेक्चर हमारा शुरुआत का जो टॉपिक मैंने आपको शुरू में बताए हैं इन्हीं पर बेस्ड होगा। तो इसको मैं शुरू करूं इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी फोर्स के बारे में दे देना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर का नाम दिया हुआ है लॉज ऑफ मोशन, तो डेफिनेटली यू ऑल बी नोइंग अबाउट द मोशन। व्हाट इज द मोशन? You know? Yes. The change in position of the object with respect to any other reference point or object. This is motion. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम इस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे। ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मोशन हो क्यों रहा है, इस मोशन का कॉज क्या है। और जब हम इसके कॉज पे बात करते हैं तो आप खुद देखिए, आप अपने घर में डोर क्लोज करते हैं, डोर एक जगह रुका हुआ है, लेकिन जब आप उसको क्लोज कर रहे हैं तो क्या करते हैं, उसके हैंडल को पकड़ के और उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, तभी वो डोर अपनी पोजीशन से शिफ्ट होता है, डोर क्लोज हो जाता है या ओपन हो जाता है। यस, एक बुक रखी हुई है टेबल पे, उसको उठा करके दूसरी टेबल पे रखना है, यानी बुक इस टेबल से उस टेबल पे जाएगी, उसकी पोजीशन चेंज होगी, यानी वो मोशन में आएगी। तो इस मोशन के लिए क्या चाहिए, आप इस बुक को उठाएंगे और लेकर के दूसरी टेबल पे इसको रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि मोशन के लिए फोर्स इंपॉर्टेंट है। अब ये फोर्स है क्या? व्हाट इज दिस फोर्स? आपको मालूम होगा, पुश और पुल, पुश और पुल which changes or tends to change the shape, size, position, direction, etc. is your force. Clear? बात समझ में आ गई? ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको डिटेल में बताने चाह रहा हूं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहा हूं मैं लॉज ऑफ मोशन, और इसका आपका पहला टॉपिक है फोर्स। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज पुश और पुल। तो यहां पे डिफाइन किया गया है, फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। क्लियर? ये बॉडी की रेस्ट की पोजीशन को या यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की टेंडेंसी है। ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि व्हेन यू ओपन द डोर और क्लोज द डोर, क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है ना? और रेस्ट से मोशन में आता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है। राइट। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है? स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए चलता चला जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और उस पर फोर्स लगाया जाएगा तो क्या होगा, या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी और या डिक्रीज करेगी।
If the applied force is in the direction of the motion, then speed will increase. And if this force is in opposite direction of the motion, then its speed will decrease. तो पहला point है, this force can change the speed of the object. Yes. Second thing, it can change the direction of the motion. Force motion के direction को भी change करता है. ठीक है. ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मुझे उसको लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है, डेफिनेटली हमें उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा. अब वो फोर्स किस फॉर्म में होगा? मान लीजिए आप कार से चले जा रहे हैं, तो स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा ना. यू विल हैव टू टर्न द स्टीयरिंग ऑफ द कार टुवर्ड्स द लेफ्ट और राइट. और स्टीयरिंग को घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, और जिससे कार का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. रबर का ब्लॉक है, उसको प्रेस करिए, उसका साइज छोटा हो जाता है. इलास्टिक रबर को खींचिए, स्ट्रेच करिए, उसकी लेंथ बढ़ जाती है. या बैलून के अंदर एयर भरी हुई है, यू प्रेस इट, उसका शेप चेंज हो जाता है. राइट. तो इसका मतलब फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर स्टूडेंट्स? Students, now I am going to explain the next topic, that is the laws of inertia. आपको मालूम होगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया से पहले साइंटिस्ट गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे. अगर आपको याद आ रहा होगा तो पहले उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन से एक ऑब्जेक्ट को, स्फेरिकल बॉल को फॉल कराया ऊपर से नीचे. तो उन्होंने देखा कि जब बॉल ऊपर से नीचे जा रही तो उसकी स्पीड बढ़ रही है. अब उसी इंक्लाइन प्लेन पर बॉल को ऊपर की ओर फेंका तो उन्होंने देखा कि जब बॉल ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड कम हो रही है. और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे उस बॉल को थ्रो करते थे तो अगर सरफेस स्मूथ है, फाइन है, तो वो बॉल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलती चली जाती थी. उसके बाद उन्होंने 2 इंक्लाइन प्लेन पर बॉल के एक्सपेरिमेंट को किया, और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो उन्होंने कंक्लूड किया उसे कहा गया लॉ ऑफ इनर्शिया. और ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो वो अपनी ही स्टेट में रहेगा. अपनी स्टेट मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट की स्टेट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन की स्टेट में रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है. राइट. यहां पे लिखा है मैंने, अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विल रिमेन इन द सेम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. यानी बिना एक्सटर्नल फोर्स के ऑब्जेक्ट की स्टेट को आप चेंज नहीं कर सकते. इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट के अंदर इनएबिलिटी है. ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट, अपने आप से नहीं चेंज कर सकता. वी विल हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स. राइट. इनर्शिया के 3 क्लास हैं. पहला यहां पे दिया गया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. क्या है? जब रेस्ट की बात कहते हैं तो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन द सेम. लिखा हुआ है टेंडेंसी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. और इसका एग्जाम्पल क्या है? सिंपल सा एग्जाम्पल है. बस रुकी हुई है, आप उसमें बैठे हुए हैं, बस रेस्ट में है तो आप भी रेस्ट में हैं. सडनली बस मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होता है? जब बस मूव करती है तो आपका वो बॉडी का पार्ट जो बस के कांटेक्ट में था वो भी फॉरवर्ड मूव करता है, लेकिन अपर पार्ट रेस्ट में था और रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए हम पीछे की ओर गिर पड़ते हैं. राइट. दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन. सेम थिंग, टेंडेंसी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा अपना, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता. और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है कि एक बस चली जा रही है, मैं बस में खड़ा हुआ हूं. अगर बस मूव कर रही है तो बस के साथ साथ मैं भी मूव कर रहा हूं ना.
और जब मैं मूव कर रहा हूं तो मेरी पूरी बॉडी मूव कर रही है, लेकिन जैसे ही बस रुकती है तो मेरे पैर, मेरे लेग्स जो हैं, मेरा फीट उस बस के कांटेक्ट में था वो भी रुक जाता है, लेकिन अपर पार्ट तो मोशन में था ना, इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन में था, तो वो मोशन में ही रहना चाहता और हम क्या करते हैं, बस में आगे की ओर गिर जाते हैं। दिस इज योर इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल, राइट। और तीसरा मैंने यहां पे बताया है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की इनएबिलिटी है बॉडी में, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की इनएबिलिटी है, बिना फोर्स के, फोर्स लगेगा तब तो चेंज होगा, लेकिन बिना फोर्स के अपने आप से बॉडी नहीं करती। ठीक उसी तरीके से बॉडी अपने डायरेक्शन को भी नहीं चेंज कर सकती। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ये है कि एक कार में बैठ करके आप जा रहे हैं, सडन तेज से कार जा रही है फास्ट, और सडनली कार को लेफ्ट साइड में टर्न कराया जाता है। तो जब कार लेफ्ट साइड में टर्न करेगी, आप भी तो कार में हो ना, तो यू विल ऑल्सो टर्न टूवर्ड्स द लेफ्ट, लेकिन बॉडी हमारा ऊपर पार्ट तो जैसे था वैसे रहना चाहेगा, तो डायरेक्शन चेंज करने की एबिलिटी है उसके पास। इसका मतलब अगर कार लेफ्ट साइड में टर्न करती है तो यू विल फेल टूवर्ड्स द राइट, आप राइट साइड में बाहर की ओर गिरेंगे, एंड दिस इज द इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। इसका एक एग्जांपल और भी है, जब बाइसिकल चलाते हैं रेनी सीजन में तो टायर पे जो मड लगा रहता है वो पीछे की ओर जाता रहता है, वो व्हील के साथ, टायर के साथ मूव नहीं करता, जैसे ही ग्राउंड से आता है पीछे की तरफ चला जाता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट स्टूडेंट्स। अब इनर्शिया आपने जान लिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अब मैं आपको मास और इनर्शिया के साथ एक रिलेशन बता रहा हूं। क्या मास क्या है? अगर आपसे मास पूछें तो आपको मालूम है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंटेन बाय द ऑब्जेक्ट इज इट्स मास, लेकिन इनर्शिया से कैसे रिलेट करेंगे? तो यहां पे बताया गया है द मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, यानी इनर्शिया का मेजरमेंट करना है तो मास जरूर चाहिए आपको, राइट। यानी मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। और आगे दिया गया है कि इफ अ बॉडी हैज मोर मास इट हैज मोर इनर्शिया। यस, अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। इनर्शिया का मतलब क्या हो गया? अपोज द टेंडेंसी, अपोज चेंज, टेंडेंसी टू अपोज द चेंज। इनर्शिया का मतलब यही तो हुआ। तो अगर मास ज्यादा है तो उसकी स्टेट को चेंज करने की के लिए हमको ज्यादा अपोज करना पड़ेगा। यस, यहां पे दिया गया है बॉडी हैज मोर मास इट हैज मोर इनर्शिया, यानी ज्यादा मास है तो उसको उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए ज्यादा आपको अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी ज्यादा इनर्शिया होगी, राइट। और इसीलिए कहा गया है इट इज मोर डिफिकल्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी जितनी हैवी बॉडी है उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना ज्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू लाइटर बॉडी। यस, बात समझ में आ गया। अब इसका एग्जांपल अगर देखना चाहें तो एक फुटबॉल है, उस पर किक मारते हैं तो बड़ी दूर तक चली जाती है, हल्की सी बॉल है। लेकिन उसी साइज का एक स्टोन ले लीजिए, सॉलिड स्टोन, और उस पर किक मारिए, देखिए क्या होता है। पहली बात तो उतनी दूर जाएगी नहीं, दूसरी बात आप किक मारेंगे उसी साइज में तो मुझे लगता है कि 2, 4, 6 इंच थोड़ा सा शिफ्ट करेगी, राइट। बहुत दूर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा हो गया, तो उसकी इनर्शिया क्या हो गई? ज्यादा हो गई, और इसीलिए वो स्टेट चेंज को ज्यादा अपोज कर रहा है। और इसीलिए यहां पे लिखा है इट इज मोर डिफिकल्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, right students. Now I am going to explain the new topic, that is the linear momentum, and I think you all will be knowing what is linear momentum. Normally it is the product of mass and velocity, but what is given here? Given here is the effect of motion of a body depends both on its mass and velocity. किसी भी बॉडी के मोशन का इफेक्ट उसके मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए नीचे एक ग्लास की प्लेट रखी हुई है
और ऊपर से दो ऑब्जेक्ट डालते हैं, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जाकर के उस पर गिर जाता है, कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन जब हम हैवी ऑब्जेक्ट फॉल कराते हैं उस ग्लास की प्लेट पे, तो ग्लास की प्लेट टूट जाती है। यस। दूसरा देखिए, यानी मास इफेक्ट कर रहा है। दूसरा, आपके सामने ग्लास की प्लेट रखी हुई है और उस पर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट धीरे से फेंक के मारिए और एक रिवॉल्वर से छोटी सी बुलेट फायर करिए, तो क्या होगा? छोटी सी बुलेट है, मास नहीं है, लेकिन वो ग्लास को तोड़ के निकल जाती है। क्यों? छोटी हैवी ऑब्जेक्ट था, बड़ा था थोड़ा, लेकिन उसकी स्पीड कम थी तो उससे टकरा के गिर गया। लेकिन वहीं छोटी सी बुलेट काफी तेज स्पीड से जा रही थी तो उसने उसको ब्रेक कर दिया, ग्लास को। यानी मास एंड वेलोसिटी बोथ अफेक्ट्स द मोशन, और इसलिए हम मोमेंटम को कह सकते हैं मास इन मोशन। मोमेंटम के बारे में हम कह सकते हैं मास इन मोशन, राइट। और बाकी मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको मालूम ही है। व्हाट इज इट? मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यस, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से जा रहा है, मास m एंड मूविंग विद वेलोसिटी v, देन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी विल बी डिनोटेड बाय p एंड इट इज द मोमेंटम। तो इन मैथमेटिकल टर्म मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग हियर, वेक्टर इज देयर एट p एंड एट v ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी तो वेक्टर ही है, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। यस, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम विल ऑल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर आप मुझसे पूछे कि अगर वेक्टर क्वांटिटी देन व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इट विल हैव डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम भी होगा। और मास के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। अगर हम यूनिट की बात करें तो मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और ये एसआई सिस्टम की बात हो गई। और जब हम सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो एट द प्लेस ऑफ किलोग्राम इट विल बी ग्राम एंड फॉर द वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी एसआई सिस्टम में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई डाउट किसी को? नहीं? ओके स्टूडेंट्स, जब आपको मोमेंटम के बारे में जानकारी हो गई कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो हम एक अलग टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज द वेरिएशन ऑफ मोमेंटम व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल ऑब्लिक डिफरेंट masses have different oblique equal momentum, राइट? कहने का मतलब दो बॉडीज ले रहा हूं जिनके मासेस m1 m2 हैं, वेलोसिटी v1 v2 है, मोमेंटम p1 p2 है। अब हम कंडीशन लगाते ही जाएंगे। यहां पे दिया गया कंडीशन कि वेरिएशन ऑफ द मोमेंटम व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल ऑब्लिक डिफरेंट, या तो इक्वल है या डिफरेंट मास है, हैव डिफरेंट ऑब्लिक इक्वल मोमेंटम, यानी मोमेंटम उनके डिफरेंट है या इक्वल है। तो हम इस वेरिएशन को स्टडी करने जा रहे हैं और यहां पर मैंने ग्राफ लिखा है, इसका मतलब हम इसकी ग्राफ से एनालिसिस भी करेंगे, ग्राफ भी इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन दी हुई है केस 1 कि लेट टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m, यानी दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए, दोनों के मास m हैं, दोनों के मास सेम है, इक्वल मास, मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2, और दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v1 और v2 से। और ये दिया गया है कि v1 इज मोर देन v2, जो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा है। तो अब दोनों ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम क्या होंगे? पहले का मोमेंटम क्या हुआ, p1 इज इक्वल टू m v1, मास सेम है ना, m1 नहीं लिखेंगे, m, p1 इज इक्वल टू m v1। अच्छा, दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो गया, p2 इज इक्वल टू m v2। अब यहां पे भी m2 नहीं आएगा ना, m2 क्यों आएगा, मास तो सेम है दोनों का। तो आप दोनों को डिवाइड करिए, p1 बाई p2 कर दीजिए, तो m1 v1 अपॉन m2 v2, m कैंसिल हो जाएगा, वी विल हैव ओनली p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। यस, p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, और ये इंडिकेट कर रहा है कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। यस, इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स
सेम मास के हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। यस, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी मोर फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ हायर वेलोसिटी। ज्यादा वेलोसिटी से मूव करने वाली, अगर दोनों बॉडी के मास सेम है तो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा, P प्रोपोर्शनल V। सिंपल, दोनों के मास सेम है तो मोमेंटम वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, वेलोसिटी कम तो मोमेंटम कम। ठीक है, राइट। अच्छा, अब दो की जगह एक ही बॉडी ले लीजिए। एक बॉडी कम मास है तो डेफिनेटली उसका वो तो सिंपल सा ही जाएगा कि वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी कम तो मोमेंटम कम। यहां कंपेयर करने की कंडीशन में P प्रोपोर्शनल V। अब मैं इसका ग्राफ खींच रहा हूं, वेरिएशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का ग्राफ देखना है तो मोमेंटम एक्स वाई एक्सिस पे मैंने ग्राफ ड्रा किया है, वाई एक्सिस पे मोमेंटम लिया, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी ली है और मास को क्या लिया है, कांस्टेंट। और जैसा यहां दिया हुआ P प्रोपोर्शनल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ मोमेंटम बढ़ेगा एंड वी विल हैव अ स्ट्रेट लाइन जो कि यहां पर दिखाई दे रही है। कोई डाउट तो नहीं? यस, इसका मतलब स्टूडेंट्स जब हम P और V के बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे तो वी विल हैव अ स्ट्रेट लाइन। कंडीशन क्या है, मास should remain constant और मास यहां पे कांस्टेंट हमने लिया भी है, तो दिस इज द वन कंडीशन। ठीक है, अब आप जान सकते हैं ना कि सेम मास के 2, 4, 6 जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और अगर मूव कर रहे हैं डिफरेंट वेलोसिटी से तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। किसका मोमेंटम कम होगा, जिसकी वेलोसिटी कम होगी। राइट, केस 2। सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं, पहले केस में हमने मास को कांस्टेंट लिया था ना, अब सेकेंड केस में हम वेलोसिटी को कांस्टेंट ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट ले लिया तो मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं और m1 ग्रेटर देन m2। पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के मास से और दोनों बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी v। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 and m2 moving with same velocity v, then their momentum will be what, p1 is equal to m1v and p2 is equal to m2v। m1 m2 अलग अलग है मास, लेकिन v दोनों की सेम है ना, राइट। तो अब p1 p2 को डिवाइड करो तो p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू m1v अपॉन m2v, v कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी विल हैव, p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। और इसका मतलब क्या हुआ कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दो ऑब्जेक्ट्स की तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। राइट, ठीक है, बात समझ में आ गई। और अब ग्राफ ड्रा कर रहे हैं मोमेंटम और मास के बीच में, तो जैसे जैसे मास बढ़ाते जाएंगे मोमेंटम बढ़ता जाएगा, जो ये रिलेशन कह रहा है, और ग्राफ विल बी अगेन a straight line as shown here, right? स्टूडेंट्स, अब मैं लास्ट केस इसका डिस्कस कर रहा हूं, थर्ड केस, जिसमें कहते हैं क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मास m1 और m2 के हैं और दोनों अलग अलग वेलोसिटीज v1 और v2 से मूव कर रहे हैं इन सच अ वे दैट देयर मोमेंटम्स आर सेम। ये लिखा हुआ है, देखिए, लेट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 इफ देयर मोमेंटम आर सेम, देन अगर मोमेंटम सेम है तो क्या होगा, मास और वेलोसिटी का रेशियो निकालेंगे ना। तो देखिए, पहले का मोमेंटम क्या होगा, p1 इज इक्वल टू m1 v1, दूसरे का मोमेंटम p2 इज इक्वल टू m2 v2। यस, और हमने पहले ही बोल दिया है कि मोमेंटम्स आर सेम, यानी p1 इज इक्वल टू p2, तो क्या हो जाएगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 हो जाएगा ना, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। और इसको जब अरेंज करेंगे तो वी विल हैव m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 और m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, यानी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इससे हमको दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, यानी मास बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। कब, अगर मोमेंटम सेम है, कंडीशन लगा दी, अगर बॉडी के मोमेंटम सेम है तो मास बढ़ने से वेलोसिटी कम होगी। और हम ग्राफ खींचते हैं v और m के बीच में। यस, तो हमको साफ दिखाई दे रहा है कि मास बढ़ने से वेलोसिटी कम होती जा रही है। कंडीशन, मोमेंटम इज कांस्टेंट। स्टूडेंट्स,
आज का हमारा ये लेक्चर इतना ही है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ गया, फोर्सेस समझ में आ गए, फोर्स क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, तीनों इनर्शिया समझ में आ गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद लीनियर मोमेंटम समझ में आ गया। देन वेरिएशन ऑफ द मोमेंटम when two bodies of the equal oblique different masses have different oblique equal momentum, और इसको हमने यहां पर मैथमेटिकली और ग्राफ के द्वारा भी एक्सप्लेन किया गया है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप इतने टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस, क्या डिस्कस करूंगा, यू विल सी इन माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, फाइन, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।